हेलो, राम राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हमारी जो ईपी स्पेशल की सीरीज चल रही है उसमें हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें एशियन हिस्ट्री कवर हो जाएगी, पूरी एशियन हिस्ट्री पूरी कवर करूँगा। उसके बाद मेडिवल स्टार्ट करूँगा। जिस भाई बहन ने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड, उसको कवर कर लेंगे। पुराने लेक्चर मैंने सारे कवर कराए हैं। जहाँ से मैंने छोड़ा है वो वहाँ से देखते हुए चलेंगे। ये सारे मैपिंग के थ्रू मैंने कवर कराए हैं, तो आपको हिस्ट्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम देखेंगे गुप्त काल। आज मैंने कहा, पिछला लेक्चर मैंने गुप्त काल से छोड़ा था, तो आज हम गुप्त काल पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? गुप्त काल पे। गुप्त काल की राजधानी कब थी ये भाई? लगभग तीसरी ईसा पूर्व में। ये काल कब से स्टार्ट हुआ था? तीसरी ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। इसका राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंशावली का परिचय के समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध थे। यहाँ पे समुद्रगुप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसके लेखक पूछा जाता तो ये कौन थे? हरिसेठ। हरिसेठ किसके दरबारी कब थे? तो ये समुद्रगुप्त के ही दरबारी कब थे? इनके द्वारा रचित था प्रयाग प्रशस्ति। कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख? बिलसर। मैंने इधर लिख रखा क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल को पूरे को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। यूपी में जो भी चीजें रिलेटेड पूछी जाती हैं वही हम देखेंगे। तो इसके प्रमुख अभिलेख हैं, टोटल 7 अभिलेख हैं। कितने? 7। इनको पूछा जाएगा कौन सा अभिलेख किस जगह पर स्थित है, वही देखेंगे केवल। तो इसमें बिलसड़ अभिलेख कहाँ पे? एटा में। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में। कमरदंडा अभिलेख फैजाबाद में। मन कुमार अभिलेख ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी अभिलेख प्रयागराज। भितरी गाजीपुर, ये कई बार पूछा गया। कहोम, ये भी गोरखपुर में। मथुरा, मथुरा में। जिसको मैप के थ्रू एक बार बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग, हमारे साथ मैप बनाएंगे, तो मैप से क्या है कि आपको बहुत सी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। मैप से एक बार देखेंगे। यहाँ पे मैप से एक बार देखेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें दिया बिलसड़ अभिलेख एटा। एटा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे। एटा कौन सी जगह? एटा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा? बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख यहाँ पे। उसके बाद मथुरा अभिलेख। मथुरा कहाँ पे है भाई? ये यहाँ पे क्या है? मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख। उसके बाद क्या है? कहोम, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पाया जाता है? ये कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख। उसके बाद कौन सा? भीतरी। भीतरी गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पाया जाता है? ये बलिया के नजदीक, बिहार की सीमा साझा करता है ये गाजीपुर। सॉरी, गाजीपुर मैंने लिख दिया। कहोम अभिलेख। ऐसे करके आप बनाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप एकदम पता लग जाएगा। अच्छा ये है, स्पीड में रिवीजन होगा जब पेपर टाइम आएगा। गढ़वा कहाँ पे है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे है? यहाँ पे गढ़वा। आप इसके आगे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख लेंगे, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। गढ़वा अभिलेख, प्रयागराज में कितने थे? 2। एक गढ़वा, दूसरा मन कुमार। मन कुमार कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे, इसी के जस्ट ऊपर मन कुमार। मन कुमार। मन कुमार अभिलेख। उसके बाद कितने? 3 3 6। एक अभिलेख बचा है, कौन सा बचा है? बिलसड़ हो गया, गढ़वा हो गया, कमरदंडा अभिलेख। फैजाबाद। फैजाबाद जनपद किसको कहते हैं? अयोध्या को ही फैजाबाद। ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे फैजाबाद। और इसका नाम है कमरदंडा। कमरदंडा अभिलेख। अब इसका डिस्ट्रिक्ट के एक बार नाम नाम लिख लीजिए, आप लोग कहीं भूल जाए। फैजाबाद। फैजाबाद ये क्या है? गोरखपुर। ये कौन सा है? गाजीपुर। ये दोनों को क्या हो गए? प्रयागराज। ये क्या होगा? बिलसड़। ये क्या होगा? एटा। ये हो गया मथुरा का मथुरा ही नाम से है। तो आशा करता हूँ ये आपको सही लगा। ऐसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लास्ट में लिख लेंगे। तो ये आपको याद करना है, ये पूछे जाते हैं अभिलेख। उसके बाद है मौखरी वंश। इसके बाद क्या आया? मौखरी वंश आया। गुप्त काल का जब पतन होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन सा वंश आया? मौखरी वंश आया। क्योंकि जब एक केंद्रीय शक्ति होती है, जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो स्थानीय शक्तियां बाहर
उभर उठती हैं, स्थानीय शक्तियां जन्म लेती हैं। उसके बाद स्थानीय शक्ति आया मौखरी वंश, गुप्त वंश के ही ये सामंत थे। तो इन्होंने जैसे ही गुप्त वंश कमजोर हुआ, उनके राजा कमजोर हुए, तो इन्होंने सिर उठाना कर दिया और इन्होंने अपने एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इन्होंने, इनका राजा जो महाराजा था जिसने स्थापना की थी, इसका नाम था हरिवर्मा। इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। राजधानी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनके कुछ अभिलेख हैं, वो पूछे जाते हैं, वो आप लोग याद कर लेंगे। ज़्यादा पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि इसकी चीर फाड़ कर देंगे। तो बाराबंकी में एक अभिलेख है हरहा अभिलेख, ये कई एग्जामों में पूछा गया। हरहा अभिलेख, हरहा, हरहा, ये एच.एन. शास्त्री द्वारा खोजा गया। मौखर वंश के प्रथम 4 किसमें ये पूछ लेगा किस अभिलेख में मौखरी वंश के प्रथम 4 राजाओं का उल्लेख किया गया, तो वो कौन सा? हरा अभिलेख। या तो पूछ लेगा हरा अभिलेख कहाँ पाया जाता? बाराबंकी में। या हरहा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आपको मौखरी वंश लगाना। और ये अभिलेख किससे संबंधित है? गुप्त वंश से, क्योंकि अभिलेख पूछे जाते हैं। तो कौन सा? हरिवर्मा, पहला राजा हरिवर्मा, दूसरा आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा। कितने राजाओं का उल्लेख था भाई? इसमें 4 राजाओं का उल्लेख था। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। कितने राजाओं का उल्लेख था? 4 का। तो 4 का। और उसके बाद एक दूसरा अभिलेख है यहाँ पे, जौनपुर अभिलेख। जौनपुर अभिलेख ये कहाँ पे है? अटाला मस्जिद। कहाँ पे है ये? जौनपुर अभिलेख अटाला मस्जिद पे ही, इसको जो अटाला मस्जिद है उसके दरवाजे पर ही खोदा गया है। तो ये वंश के प्रथम 3 राजाओं, प्रथम 3 राजा कौन से? ये वाले वंश के प्रथम 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है इसमें। ईश्वर वर्मा को राजाओं का सिंह, मतलब राजाओं में शेर कहा गया है। ईश्वर वर्मा को, किसको? तीसरे राजा को कहा गया राजाओं का शेर कहा गया। अब इसमें आप लोग, इसमें भी मैप से आप लोग एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर चीजें आप मैप से कवर करेंगे तो क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मैप से देखेंगे। बाराबंकी, बाराबंकी कहाँ पे भाई? बाराबंकी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा है? हरहा अभिलेख। प्रथम 4 राजाओं का उल्लेख वहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद जौनपुर, जौनपुर कहाँ पे? जौनपुर यहाँ पे, जौनपुर अभिलेख खोजा हुआ लिख लेंगे। बस इतना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उससे ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है। मौखर वंश के प्रमुख शासक कौन से? उनका देख लेंगे, सर्व वर्मा। इसी में 2 राजा और थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसी के असीरगढ़ से मोहर प्राप्त हुई, असीरगढ़ से मोहर प्राप्त हुई। उनसे कहा, इसको महाराजा धिराज कहा गया। इसमें उसमें क्या उल्लेख था? महाराजा। ये पूछा जाए महाराजा धिराज मौखर वंश किस राजा को कहा गया? तो सर्व वर्मा को। अवंती वर्मा पुष्यभूति वंश से वैवाहिक संबंध, जो पुष्यभूति वंश था जिसके हर्षवर्धन बाद में आएगा कन्नौज की गद्दी पे, वो पुष्यभूत वंश से ही था। पुष्यभूत वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूत था, उसी के नाम पर पुष्यभूत वंश लगा। इसी के साथ वैवाहिक संबंध किए गए, क्योंकि जो अवंती वर्मा था इसी के पुत्र गृहवर्मा था। इससे पुष्यभूत वंश में जब जो राजकुमारी थी राजश्री, पुष्यभूत वंश की राजकुमारी थी राजश्री, उससे गृहवर्मा क्या शादी करा दी गई। तो इनका इनका क्या होगा? संबंध हो गया। मौखरी वंश और पुष्यभूत वंश का क्या होगा? संबंध स्थापित हो। उसके बाद गृहवर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त। अब जैसे इंडिया देखेंगे, पहले इंडिया ऐसे था, जो अभी बटा है वो वैसा थोड़ी नहीं था। ऐसा था। तो ये यहाँ पे ये क्या था? ये पूरा यूपी का, ये पूरा क्या था? यूपी वाला भाग है। तो ये यहाँ पे क्या था? एमपी का जो भाग है वहीं पे क्या था? मालवा। तो ये कहाँ पे? नरे देवगुप्त यहाँ पे मालवा पे, ये पूरा मालवा था, यहाँ पे शासन करता था। कहाँ पे? मालवा पर शासन करता था। इस एरिया में ये शासन करता था, इस एरिया में पूरे में ये शासन करता था। इस एरिया में शासन करता था देवगुप्त। इसने कहा है कि गृहवर्मा की हत्या कर दी। एक युद्ध हुआ, उसमें गृहवर्मा की हत्या कर दी। तो गृहवर्मा की पत्नी थी राजश्री, गृहवर्मा की पत्नी थी राजश्री। इसी को हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन इसका भाई था। इसने इसको सती, पहले का सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, इसने इसको सती होने से बचाया था। और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके सहयोग से। आगे हम इसमें देखेंगे, मैंने लिखा है कहीं। तो इसमें कौन सा? वर्धन वंश देखेंगे। वर्धन वंश में जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। वर्धन वंश, ये इसका देखेंगे संस्थापक कौन था? पुष्यभूत। इसी को पुष्यभूत वंश कहा गया। पुष्यभूत वंश, पुष्यभूत वंश। इसी को आगे चल के वर्धन वंश कहा है, पुष्यभूत वंश, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पुष्यभूत वंश दिया। इसी को क्या है? वर्धन वंश को ही पुष्यभूत वंश का है। इसका संस्थापक था पुष्यभूत। इसका राजधानी थी थानेश्वर। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। ये कहाँ पे? मेरठ और बागपत के पीछे आएंगे पश्चिमी एरिया में, तो वहां पे कहाँ पे? हरियाणा में। वर्तमान में कहाँ पे? ये हरियाणा में।
तो इसी का राजा पुष्यभूत हुआ, फिर नरवर्धन हुआ, फिर आदित्य वर्मन, फिर प्रभाकर वर्धन का ही पुत्र हुआ अब हर्षवर्धन। इसने 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जो राजधानी थी वर्धन वंश की कहाँ पे थी? हरियाणा में थानेश्वर की गद्दी बैठा। इसने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु जो दिवाकर मित्र थे, इन्हीं की सहयोग से अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया। ये जो राजश्री थी ये कहाँ की फिर रानी बनाई गई? कन्नौज की। कन्नौज की, पर ये नाम मात्र की थी। इसका शासन कौन करने लगा? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन थानेश्वर में रहता था, उसको कन्नौज के शासन करने में तकलीफें आने लगी, तो उसको वहां से अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा के इसने कहाँ बना दी? कन्नौज को। राजधानी कहाँ बना दी? राजधानी अपने जो कन्नौज था उसको भी अपनी राजधानी मिला लिया और राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज से ही ये शासन करने लगा, इसने अपने उसमें ही मिला लिया, क्योंकि अपनी इसने बहन को बचाया था, ये उतनी योग्य नहीं थी। तो जो बौद्ध भिक्षु किसके? दिवाकर मित्र के। इसी के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन आया? ह्वेनसांग भारत आया। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय आया। इसी समय एक और चीनी यात्री भारत आया था, चीनी यात्री, उसको भी नोट कर लेंगे, इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। इत्सिंग भी ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों हर्षवर्धन के समय आए थे, वो भी चीनी यात्री था। इसने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है सीयू की। कौन सा लिखा है? सीयू की। कौन सा लिखा? सीयू की। इसके दरबारी कब कौन थे? बाणभट्ट। इन्हीं ने रचना करी हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक पूछे जाते हैं कौन है? बाणभट्ट। ये भी एग्जाम में पूछा गया इसके, क्योंकि ये दरबारी कब थे। इनके द्वारा भी 3 रचनाएं की गई, प्रियदर्शनी, नंदावली करके एक आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नागानंद या नंदावली करके। तो हर्षचरित कौन? सीयू की थे। इसी के समय प्रयाग में प्रयाग का आयोजन होता है हर चौथे वर्ष। जैसे अभी प्रयागराज में महामोक्षानु परिषद का आयोजन होता था, महामोक्षानु परिषद हर प्रत्येक चौथे वर्ष। ये क्वेश्चन में पूछा गया, प्रत्येक 4 वर्ष बाद किसके समय होता था? हर्षवर्धन के समय। अब इसमें देखेंगे, इसके प्रमुख अभिलेख देखेंगे, क्योंकि अभिलेख कई बार पूछा है इसमें। हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की इतनी चीजें इंपॉर्टेंट। इसके नागानंद करके, नंदावली नहीं, सॉरी, यहाँ नागानंद, प्रियदर्शनी, एक और कोई बुक है, आप लोग कमेंट में बताएं। इसके ये भी पूछा जाता है, ये भी। इसके दरबारी कब कौन थे? बाणभट्ट। इसकी इन्होंने किसकी रचना की? हर्षचरित की। किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा इन्होंने अपनी बहन को सती होने से बचाया? ये भी पूछा गया है। दिवाकर, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसके प्रमुख अभिलेख देखेंगे, वर्धन वंश के प्रमुख अभिलेख। एक है बांसखेड़ा का अभिलेख, ये कहाँ? शाहजहांपुर में पाया जाता। मधुबन अभिलेख कहाँ पाया? मऊ में। फर्रुखाबाद से प्राप्त हर्षकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? स्वर्ण सिक्के, फर्रुखाबाद से। ये पूछ ले हर्षकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको फर्रुखाबाद लगा के आना है। उसके बाद देखते हैं त्रिपक्षी। जब त्रिपक्षी युद्ध कब हुआ? जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जो आसपास की शक्तियां थी वो इसको अपने कब्जे में लेने के लिए उत्साहित होने लगी और आपस में लड़ने लगी। तो ये शक्तियां कहाँ कहाँ थी? इंडिया का पहले मैप देखेंगे आप लोग अच्छे से। पहले इंडिया कैसा था? ऐसा था। तो दक्षिण भारत में कौन सी शक्ति थी? यहाँ पे दक्षिण भारत में यहाँ पे थी राष्ट्रकूट। यहाँ पे पश्चिम भारत में यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे करते थे गुर्जर प्रत्यार। यहाँ पे थे बंगाल में कौन थे? पाल वंश। बंगाल एरिया में कौन था? पाल वंश। यहाँ पे ये कन्नौज वाला एरिया था, यहाँ पे ये लोग कौन सा वंश था? वर्धन वंश राज करता था। तो जब इस एरिया में मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था हर्षवर्धन का, तो ये लोग आपस में लड़ने लगे। इसके लिए तो इसी क्या कहा गया? त्रिपक्षी संघर्ष। चीजों का है, आप लोग रिलेट करके पढ़िए। इसी को कहा गया त्रिपक्षी संघर्ष। इसमें कौन विजयी हुआ? तो गुर्जर प्रत्यार क्या हुआ? विजयी हुए। गुर्जर प्रत्यार जो वंश था वो विजयी हुआ। तो अब आप पढ़ें गुर्जर प्रत्यार को केवल। तो इसमें संस्थापक कौन थे गुर्जर प्रत्यार के? नागभट्ट थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी का मतलब है, इसकी पहली राजधानी जब इनका युद्ध, जब इस पे शासन हर्षवर्धन कर रहा था, उससे पहले इनकी राजधानी यहाँ पे उज्जैन में थी। उसके बाद इन्होंने जब इसको जीत लिया तो राजधानी जो मिहिर भोज राजा था उसने कहाँ बनाई? कन्नौज में। कहाँ का राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो वाला इन्हीं पे डायलॉग बना हुआ है राजा भोज पे। तो इसमें
इसमें इन्होंने राजा भोज ने पूछा किसने कन्नौज राजधानी बनाई, मयूर भोज ने। इन्हीं ने विष्णु धर्म का उपासक था, इसी ने आदिबरा नामक उपाधि किसने धारण की, ये कई बार पूछा जाता है, मयूर भोज ने। किसका था ये, किस वंश भी पूछ लिया, किस वंश का राजा था, गुर्जर प्रत्यार वंश के। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते उसी फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या है, फिर महमूद गजनवी था, उसने 1018 और 19 में महमूद गजनवी का आक्रमण किया गया। महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो इससे क्या, आक्रमण करने पर इसने काशी के बहुत सारे मंदिरों को भी लूटा और बहुत सी औरतों वगैरह को कत्लेआम किया, औरतों बच्चों को छोड़ के बकाया सारे का कत्लेआम किया। तो यहाँ पे उसके बाद इसकी क्या है, शक्ति छीड़ हो गई। जो भी गुर्जर प्रत्यार वंश था वो छीड़ शक्ति हो गई। तो इसमें एक छोटे छोटे राजाओं ने 2 नए राज्यों का जन्म हुआ। उन राज्यों को भी आप लोग देखेंगे। इंडिया ऐसा था, तो यहाँ पे कहता था यूपी था, और यहाँ पे चंदेल शासक। तो यहाँ पे गहड़वाल वंश ने कहाँ पे, यहाँ पे हो गया गहड़वाल वंश। पहले ऐसा ही इंडिया था, यहाँ पे हो गया चंदेल वंश। तो 2 वंशों ने जन्म लिया, एक चंदेल वंश, एक गहड़वाल वंश। 2 वंश जन्म लिए, चंदेल वंश और गहड़वाल वंश। चंदेल वंश मूलतः थे ये बुंदेलखंड एरिया में, मूलतः बुंदेलखंड। इसी को जेजा को भुक्त कहा गया, जेजा भुक्त। बुंदेलखंड को ही कहा गया जेजा भुक्त। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखेंगे चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। इनकी राजधानी कौन थी, खुजराहो। पर इनकी प्रारंभिक राजधानी भी पूछा है, प्रारंभिक राजधानी कलिंजर। कहाँ थी, कलिंजर कहाँ पड़ता वर्तमान में, बांदा, यूपी के बांदा में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव। इनकी राजधानी क्या थी, काशी। बाद में इन्होंने कन्नौज में भी बहुत सारे काम किए, कन्नौज को भी राजधानी बनाया। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा इनका था गोविंद चंद्र। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, गोविंद चंद्र। इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। ये मंत्री लक्ष्मीधर था, किसका था ये भी पूछा जाता है, गोविंद चंद्र का। राजधानी भी पूछ लेगा। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, कृत्यकल्पत्रु। लक्ष्मीधर की रचना कौन थी, कृत्यकल्पत्रु। इसका अंतिम शासक था जयचंद। आपने सुना होगा, कोई भी कहता जयचंद मत बनो, क्योंकि इसने जो भी युद्ध हो रहे थे मोहम्मद गौरी के साथ, कौन सा, तराइन का युद्ध वगैरह हुआ था, उसमें किसका साथ नहीं दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में साथ नहीं दिया था, उससे इसी जयचंद का है। इसने गौरी को कई सारी सूचना पहुंचाई। पर इसी के साथ गौरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ये सोचा कि गौरी क्या है, लूटपाट करके यहाँ से चला जाएगा। गौरी क्या है, यहाँ से लूटपाट करके चला गया, पर वो उसका उद्देश्य क्या, अब वो यहाँ पे निवास करना हो गया। तो इसने क्या किया, 1194 में इसके साथ क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ। वर्तमान में ये चंदावर जगह कहाँ पे है, एटा, यूपी के एटा जिले में। चंदावर कहाँ है, यूपी के एटा जिले। इसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया और इसके धांती पे बैठा, इसके आंख में तीर लगा, ये मर गया। उसके बाद क्या, मोहम्मद गौरी ने काशी वगैरह का लूटा, यहाँ के मंदिरों को फोड़ा और उनसे कई सारी मस्जिदें बनाई कई मंदिरों की जगह पे। उसके बाद अब स्टार्ट होता है सल्तनत कालीन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखें सल्तनत कालीन। जिस भाई बहन को ये वीडियो हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी करें। भाई अगर कुछ सजेशन देना है, अगर कुछ गलती है तो भी कॉमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार किया जाएगा। और अपने दोस्तों में यार जरूर शेयर करें। अगर अच्छा ना लग रहा तो डिसलाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।